आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बीए तृतीय वर्ष के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के भौतिक विभाग प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस भौतिक विभाग में भी हम लोग तीसरे भौतिक प्रदेश सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि इस उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ है, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी चौड़ाई कितनी है, किन राज्यों में इनका विस्तार है एवं मैदान के भौतिक विभागों का हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। अब इसके बाद हम लोग आगे इसी उत्तर के विशाल मैदान या उत्तर का सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आते हैं उत्तरी मैदान की उत्पत्ति। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक गहरी खाई बन गई थी। जैसा हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर कालक्रम निर्माण की बात की जाए तो सबसे प्रारंभ में भारतीय भौतिक प्रदेश के प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं यह दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार अति प्राचीन पठारी भाग है और यह ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया हुआ है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ। फिर इस प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण के बाद हिमालय का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय भाग का निर्माण हुआ। ये हम लोग कालक्रम की बात कर रहे हैं, प्राचीनतम से नवीन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे प्राचीन दृढ़ स्थिर भूखंड जो है वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो इस हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत के मध्य एक गहरी खाई बन गई। आपको ध्यान होगा हिमालय पर्वत के निर्माण के समय कि बताया गया था कि पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों से होती है, तो जो शेष भूसन्नतियां बच गई थी हिमालय पर्वत निर्माण के फलस्वरूप, वही एक गहरी खाई के रूप में हिमालय पर्वत के निर्माण के फलस्वरूप बन गया था। और इस गहरी खाई का विस्तार हिमालय पर्वत उत्तर में और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का भूभाग था और इस खाई में टेथिस का शेष जल भर गया, जिसके अवशेष या अवशिष्ट रूप अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के रूप में देखने को मिलता है। जो भारतीय प्रायद्वीप के या भारतीय प्रायद्वीप के निर्माण में जो जलीय भूभाग जलीय खंड इसे दक्षिण के भाग को प्रायद्वीप का रूप देते हैं, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर हैं,
तो अभी यहाँ पे हम लोग केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। तो जो टेथिस का अवशिष्ट भाग है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में देखने को मिलता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिनके बारे में हम लोगों ने बताया था अभी पिछले भाग में, हम लोगों ने ई लेक्चर में देखा था, ई वीडियो में देखा था कि हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है, उन नदियों का क्रम कैसा है और उनकी सहायक एवं उन सहायक की सहायक नदियां के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों ने उस खाड़ी के तल में कंकड़, पत्थर इत्यादि अवसाद का निक्षेप करने लगे। हम लोग जानते हैं कि नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो नदियां अपने साथ अपर्दित पदार्थों का परिवहन भी करती हैं, और जहां भी इनके मार्ग में कोई व्यवधान आता है, ढाल में कमी आ जाए या नदी के जल में कमी के फलस्वरूप वेग में कमी आ जाए, तो ये उन अपर्दित पदार्थों का परिवहन दूर तक नहीं कर पाती। दूर तक नहीं करने से इन अपर्दित पदार्थों को निक्षेपण करना शुरू कर देती है। तो हिमालय से निकलने वाली उस काल में नदियां इस खाई में अपने साथ लाए गए जल के साथ साथ कंकड़ पत्थर का निक्षेपण भी करने लगी। कालांतर में धीरे धीरे वह खाई इस कंकड़ पत्थर या अवसाद या नदियों द्वारा लाए गए अपर्दित पदार्थों से पूर्णतया भर गई या निक्षेपित हो गई या जमाव हो गया। उस जमाव से वर्तमान का विशाल उत्तरी मैदान या भारत का विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण। इस मैदान का निर्माण काल प्लीस्टोसीन युग एवं आधुनिक युग माना जाता है। ये हो गए उत्तरी मैदान की उत्पत्ति के संबंध में। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह उत्तरी मैदान भ्रंश घाटी के रूप में है, लेकिन ये सत्य से परे है। इनका निर्माण कांप के निक्षेप से ही हुआ है। इसके प्रमाण के रूप में कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस मैदान में कांप का निक्षेपण 3000 मीटर गहराई तक हुआ है, जो इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पर पहले कोई खाई रही होगी या छिछला भूभाग रहा होगा, उस पे नदियों द्वारा परिवहित कर लाए गए अपर्दित पदार्थों के निक्षेपण के फलस्वरूप कांप का जमाव हुआ, जिससे उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। अब इस मैदान की विशेषताओं के बारे में बात कर लें। जैसा बताया गया आपको पूर्व में भी, यह एक समतल मैदान है। इस पर पहाड़ियों या टीलों का प्रायः अभाव पाया जाता है। बिल्कुल प्लेन लैंड है, यहाँ पे कोई पहाड़ी या कोई टीला नहीं पाया जाता। इस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है, बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर मात्र है। और तो और तराई प्रदेश से गंगा डेल्टा तक उच्चावच केवल 200 मीटर तक ही है। और तीसरे विशेषता की बात करें, इस मैदान में उर्वर मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। हम आते हैं उत्तरी मैदान के महत्व के बारे में। इसके महत्व के बारे में पहला देखिए, इस मैदान की रचना उर्वर कांप से होने के कारण यह कृषि संपन्न प्रदेश है। इस मैदान में असंख्य नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें से अधिकांश हिमालय से निकलने वाली सदावाहिनी नदियां हैं।
उत्तरी मैदान की नदियों के मार्ग में ढाल प्रवणता बहुत कम है। ये पूर्व में बताया गया कि यहाँ ढाल केवल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है, जिससे नौकारोहण योग्य यहाँ की नदियां हैं। अगर ढाल बहुत अधिक होता तो शायद नौका योग्य नदियां नहीं होती। यह मैदान सघन जनसंख्या के पोषण में समर्थ है, क्योंकि उर्वर मिट्टी से बना हुआ है। इस मैदान की उर्वरता काफी ऊंची है, विश्व के सर्वाधिक घना वसा क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे अधिक कृषि कार्य भी किया जाता है। सभ्यता एवं संस्कृति भी यहाँ खूब फली फूली। कहते भी हैं कि भारत में गंगा यमुना संस्कृति पाई जाती है। और समतल व कोमल शैलों के कारण यहाँ सड़क व रेल मार्ग का निर्माण सरलता से संभव है। इन क्षेत्रों में रेल मार्गों के जाल बिछे हुए हैं, सड़क मार्गों का जाल बिछा हुआ है। ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया है कि यह क्षेत्र बिल्कुल मैदान है, समतल है और यहाँ इनका निर्माण कोमल शैलों से हुआ है। ये हो गए उत्तरी मैदान का महत्व, विशेषताएं, उत्पत्ति, रचना, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज के इस ई लेक्चर में हमारे तीसरे भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान के बारे में अध्ययन पूर्ण हुआ। शेष या चौथा भौतिक प्रदेश का अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस ई लेक्चर को देखा एवं सुना और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सभी का धन्यवाद। शेष अगले भाग में अध्ययन करेंगे।